या जो वस्तु को प्रकाशित कर दे वो ज्ञान है। वॉट एवर वी सी इन लाइट इज ज्ञान, और द नॉलेज दैट शोज इज ज्ञान। जो दिखाई पड़े साफ साफ वो ज्ञान है, या जिससे चीजें साफ दिखने लगे वो ज्ञान है। ठीक है, तो जो नॉलेज ऑफ न्याय है उसमें नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में 3 पॉइंट दिए जाते हैं। पहला, इट एनलाइटन्स द नॉलेज एंड द ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2, इट रेगुलेट्स आवर बिहेवियर, ये हमारे व्यवहार को विनियमित करता है। एंड नंबर 3, इट इज कैरेक्टर ऑफ आवर सोल, ये हमारी आत्मा का गुण है। अब इसी में प्रमा और अप्रमा, प्रमा का मतलब होता है वॉट एवर वी कैन एक्सपीरियंस इन रियलिटी, वो प्रमा है। और अप्रमा वो है दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ मेमोरी। जैसे हमने इसको छुआ, हमने कहा ये पेन है, ठीक है, और हमने याद किया कि पेन ऐसा होता है, तो प्रमा मतलब ये पेन, और अप्रमा मतलब जो हमने अपनी मेमोरी को याद किया तो वो अप्रमा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मेमोरी अप्रमा, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस प्रमा। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रमा, इसमें नोअर है जो जानता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये 3 चीजें हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रमा बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान किसको मिलेगा? जो प्राप्त करने वाला हो, तो वही जो प्राप्त करने वाला है वही प्रमाता है या नोअर है। दूसरा प्रमेय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा जिसको हम पढ़ते हैं, और तीसरा सोर्सेस। ठीक है, क्लियर। अब यदि हम बात करें आज की तारीख में, तो हम बात करते हैं लॉजिक्स एंड रीजनिंग की न्याय में। गौतम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये लॉजिक्स एंड रीजनिंग को ध्यान में देना। तो इसमें 5 स्टेप सिलोजिज्म है, 5 स्टेप सिलोजिज्म, जिसको हम 5 मेंबर्ड सिलोजिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है प्रतिज्ञा, जिसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। दिस इज इनंसिएशन ऑफ द प्रपोजिशन टू बी प्रूव्ड। जिस प्रपोजिशन को हम प्रूव करना चाहते हैं वही प्रतिज्ञा है। दूसरा है हेतु, दैट इज रीजन, दैट इज कॉज ऑफ जस्टिफिकेशन। ठीक है, जैसे पहाड़ पर आग है, उसके लिए हम कहते हैं ना धुआं है वहां पर, तो ये हमारा हेतु है। तीसरा उदाहरण, एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ट्रुथ सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट। जैसे हमने कहा रसोई में जैसे धुआं दिखता है आग के साथ, वैसे पहाड़ पर दिख रहा है हमको धुआं, इसलिए वहां पर आग है, ये उदाहरण है, यूनिवर्सल है। देन उपनय, एप्लीकेशन ऑफ द एग्जाम्पल टू द स्पेसिफिक केस। ठीक है, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड उदाहरण, रीजन एंड एग्जाम्पल, इसको मिला दिया हमने तो ये उपनय हो गया। और निगमन, दैट इज कंक्लूजन, दैट इज फाइनल इन्फरेंस, फाइनल इन्फरेंस, ये निर्णय आ गया हमारा। तो यही 5 चीजें आप देख लो, कोई भी कोर्ट केस होगा यही 5 चीजों पे होगा, कोई भी कोर्ट केस होगा इसी महर्षि गौतम ने। ठीक है, अब न्याय एंड मोक्ष। न्याय कहता है अविद्या लीड्स टू सफरिंग्स, अज्ञानता ही कष्ट का आधार है। एंड इफ वी गेट मेटाफिजिकल नॉलेज और तत्व ज्ञान, देन वी कैन लीड टू मोक्ष। यदि हमें तत्व ज्ञान हो जाए तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज राइट नॉलेज डिफरेंशिएट्स बिटवीन रियल एंड इल्यूजरी एक्सपीरियंसेस। क्योंकि सही ज्ञान, उचित ज्ञान वास्तविक और आभासी अनुभव में अंतर स्पष्ट कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो जितनी भी चीजें हैं, इसमें हम लोग बात तो कर रहे हैं कि हमने अनुमान की बात कर ली, प्रज्ञान की बात कर ली, प्रतिज्ञा की बात कर ली, हेतु की बात कर ली। अब इसमें एक और आता है कि भाई जब हम बात करते हैं अनुमान, क्या करते हैं? अनुमान। तो इसमें हम 5 सिलोजिज्म यूज कर रहे हैं, तो ये 5 सिलोजिज्म ऑफ अनुमान लिख लेना। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर नहीं, यूपी में, कि भाई बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, अनुमान का आधार क्या है? ठीक है, इसके लिए 2 बातें जरूरी हैं। पहला है माइनर टर्म और मिडिल टर्म का रिलेशनशिप,
और दूसरा है मेजर टर्म और मिडिल टर्म का रिलेशन। आप देखो इसमें 5 है ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, तो हेतु क्या है, ये माइनर टर्म। उदाहरण क्या है, मिडिल टर्म। ठीक है, उपनय क्या है, ये मेजर टर्म है। तो इन सब के बीच रिलेशनशिप सिद्ध करके हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसीलिए इसका आधार यही दोनों रिलेशनशिप्स हैं, माइनर टर्म, मिडिल टर्म पहला, और दूसरा मेजर टर्म और मिडिल टर्म दूसरा। मिडिल टर्म बीच में रहेगा तभी हम बातों तक पहुंच पाएंगे। माइनर, मिडिल, मेजर, ऐसे ही हुआ ना, माइनर, मिडिल, नेचर, मेजर। तो माइनर, मिडिल, मिडिल, मेजर, ये दोनों मिला लो तो हमारा हो जाता है। अब इसके जो दोष हैं अनुमान के, वो भी आप ध्यान रखिएगा। हेत्वाभास मैंने बोला था पहले, हेत्वाभास, इसके लिए बहुत डिटेल में पॉइंट्स हैं, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हमको सिर्फ इतने पॉइंट्स में ही काम चलाना अपना। फिर एक हम लोगों ने वर्ड के बारे में बात की थी, अथॉरिटी। कोई किताब लिखी हो, कोई बड़ा आदमी कुछ कह रहा हो, ठीक है, ठीक है। अब न्याय का कॉजल थ्योरी क्या है? उनका कहना है कॉजल थ्योरी सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट, देखो बिना कारण के कोई काम नहीं होता, इसीलिए वो कह रहे हैं कार्य कारण संबंध। तो जो कारण है, कॉज इफेक्ट में से जो कॉज है, इट इज एंटीसीडेंटल। कैसा है? पूर्ववर्ती है, कारण पहले होगा फिर कार्य होगा। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके के एंटीसीडेंट हैं, एक इनवेरिएबल और दूसरा वेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब होता है ये तो होता ही होता है, उसके बाद ये होता है। जैसे बारिश के पहले बादल होगा, ये इनवेरिएबल है कि नहीं है? बारिश होने के पहले बादल आएंगे ही आएंगे, ये इनवेरिएबल कॉज है। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक, बादल दिखा, बच्चा चिल्ला रहा है, हमेशा तो नहीं चिल्ला रहा है, बादल आया बादल आया बादल आया। ठीक है, हवाई जहाज ऊपर से गुजरता है, कई बार बच्चा देखता है, कई बार बच्चा नहीं देखता है कि नहीं? बच्चा सर ऊपर उठा रहा है तो कब उठा रहा है? बोले हवाई जहाज गुजरता है तब उठा रहा है, कई बार नहीं उठा रहा है। इनवेरिएबल है ये। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में, और इसीलिए आप ध्यान रखिए ये जो कारण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है तीसरी, एक तो वेरिएबल इनवेरिएबल हो गया, और तीसरा है अनकंडीशनैलिटी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये है कि कारण को शर्त से स्वतंत्र होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए उसको। कॉज मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंडीशंस। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, तो ये कह सकते हैं क्या रात का कारण दिन होता है और दिन का कारण रात होता है? ये कंडीशंस नहीं है। क्यों? फिर आपको पता करना पड़ेगा, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, फिर दिन और रात होता है, वो भी 23.5 डिग्री का झुकाव है। होगा कि नहीं होगा ये सब? तो ये जो बात हम कहना चाहते हैं, इसमें अनकंडीशनैलिटी भी होती है। ठीक है, और चौथी विशेषता होती है कारण की इमीडिएसी। इमीडिएसी, इवेंट जस्ट बिफोर, या कॉज जस्ट बिफोर द इवेंट। कोई कारण घटना के ठीक पहले आया हो, वो इमीडिएसी है। तो जो कॉज है वो इनवेरिएबल, अनकंडीशनल, इमीडिएट, एंटीसीडेंट, ऐसे याद रख लेना। इनवेरिएबल, अनकंडीशनल, इमीडिएट, एंटीसीडेंट, ये चारों वर्ड याद रख लेना। फिर न्याय और ईश्वर। तो जो न्याय है ये थीस्ट फिलॉसफी है, ईश्वरवादी दर्शन है। इट बिलीव्स इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड। ठीक है, न्याय कहता है कि गॉड इज अ सोल हैविंग फुल कॉन्शसनेस। ईश्वर एक आत्मा है जो पूर्ण चैतन्य युक्त है। आत्मा 2 प्रकार की, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जो परमात्मा है वही ईश्वर है न्याय के अनुसार। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने ईश्वर को मान लिया। बाकी चीज़ें तो हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के बारे में वही बताया, कॉजल आर्गुमेंट, मोरल आर्गुमेंट, वेद, श्रुति,
वही 5 सिलोजिज्म देंगे ना ये, तो वो लिख लेना। लेकिन बेसिकली न्याय को न्याय की तरह से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो गौतम का न्याय है वो कहाँ कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। एक तो वी आर यूजिंग इट इन रेशनल थियोलॉजी, तार्किक धर्म अध्ययन में, ईश्वर है या नहीं है इस पर चर्चा। दूसरा ज्यूरिस्प्रूडेंस में, न्याय देने में आज की तारीख में, न्याय शास्त्र में। तीसरा एथिक्स में, नैतिकता में। चौथा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव मोरालिटी में, राजनैतिक प्रशासनिक नैतिकता में, बिकॉज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉड एंड गॉड विल डू जस्टिस फॉर योर वर्क, ठीक है। देन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग देता है, क्रिटिकल थिंकिंग देता है, फैक्ट बेस्ड एनालिसिस देता है, देगा। और इसीलिए यदि आप सोचें जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं हम, पॉलिसी मेकिंग किसके किसके लिए हो रही है? पॉवर्टी रेडिकेशन, गरीबी निवारण कैसे की जाए, रिड्यूसिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो खासतौर से आज जरूरत है। एक लड़की गोली मार दी आंख में उसके, कल परसों घटना है इंदौर की। तो क्या इन चीजों के लिए जो कॉज इफेक्ट जब हम ले करके आएंगे तो हम कानून भी बनाएंगे तो इसी आधार पर बनाएंगे ना, उसके लिए है, ठीक है। देन रेशनल डिस्कोर्सेस के लिए, तार्किक वाद विवाद के लिए, तो ये हमारा न्याय दर्शन है, ठीक है। तो आप इस चीज को जब देखते हो तो आप हमेशा ध्यान रखते हो इन चीजों को कि न्याय को हमें पढ़ना कैसे है। अब देखो दो तरह की चीजें इसमें दिख रही, एक तो फैक्चुअल जो न्याय में बताया गया है उसको तो तुम्हें रटना पड़ेगा, और दूसरा जो इसका डोमेन है जिस पे हम काम कर रहे हैं आज की तारीख में, हम पढ़ क्यों रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली हम यदि बात करें तो हमारे लिए आज की तारीख में हम डिसीजन मेकिंग में इसको यूज कर सकते हैं, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग on the basis of logics. We can see it in rule of law and distributive justice, विधि का शासन और distributive justice में यूज कर सकते हैं। We can use it in conflict resolution to bring harmony and tolerance in a heterogeneous society. विषमांग समाज में सामंजस्य और सहिष्णुता लाने के लिए यूज कर सकते हैं। टू ब्रिंग सर्विस मोटिव इन पब्लिक सर्विसेज, और आज की तारीख में कहते हैं ना कि सब कुछ प्रमाण आधारित होना चाहिए, तो आपको नहीं लग रहा कि डिजिटल गवर्नेंस प्रमाण आधारित हो जाता है? तो एप्लीकेशन इन डिजिटल गवर्नेंस एज ए प्रमाण, तो ये और आप याद रख लेना, ये आगे की चीजें हो जाती हैं, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया न्याय दर्शन। अब आप क्वेश्चन लिख लें न्याय पर, वो भी हम आपको बोल देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, न्याय फिलॉसफी इज थीस्ट फिलॉसफी, एक्सप्लेन। न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन है, व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, what is theory of knowledge? What is theory of knowledge or epistemology of न्याय? epistemology of न्याय, ये दो क्वेश्चन लिख लीजिए।